हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने एमएसटी 2025 क्रैश कोर्स के इस सीरीज के अंदर अल्कोहल, फिनॉल ईथर्स, अल्डेहाइड कीटोन्स, बायोमोलिक्यूल्स, अमाइंस, हाइड्रोकार्बन्स, इनके हमने पूरे कॉन्सेप्ट एज वेल एज पीवाईक्यूज डिस्कस कर ली। इसी सीरीज के अंदर आज हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पॉलीमर। ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसके जो क्वेश्चन सीटी के अंदर आते हैं ये भी पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका थियरी समझना बड़ा जरूरी है। लास्ट 4-5 ईयर्स का अगर हम एनालिसिस करते हैं, यू विल फाइंड दैट एवरी ईयर एवरेज 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। तो चलिए विदाउट डिले हम इसका थियरी जो है वो स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम लोग इसके पीवाईक्यूज जो है फ्रॉम 2024 से लेकर 2021 तक के पीवाईक्यूज जो है वो हम सारे कवर करने वाले। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर। पॉलीमर को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, इसको समझना हमें इंपॉर्टेंट होगा। पॉलीमर को बेसिकली क्लासिफाई किया गया है, टोटल 5 कैटेगरीज है। उनमें से पहला कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स। मोनोमर मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड द मोनोमर। तो मोनोमर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो पॉलीमर के दो मेन कैटेगरीज है। एक है अपना होमोपॉलीमर और दूसरा होता है अपना कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब होता है कि जहाँ पे सेम एक ही टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा कुछ सिस्टम दिख रहा है आपको मॉलिक्यूल्स के अंदर, वी कैन कॉल दिस एट द होमोपॉलीमर। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एग्जाम्पल हो गया हमारा पॉलीथीन। जो हम पॉलीथीन बैग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, आजकल उसको बैन कर दिया गया है। बट होमोपॉलीमर का मतलब हो गया कि ऐसा पॉलीमर जहाँ पे एक ही आपका मॉलिक्यूल जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो, दैट इज कॉल्ड द होमोपॉलीमर। तो पॉलीथीन एग्जांपल हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप, जो हम हमारे जो वाटर के पाइप्स होते हैं बेसिकली, दे आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ द होमोपॉलीमर। फिर अगला एग्जांपल है हमारा पॉलीस्टायरीन। रबर हो गया, नायलॉन हो गया, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जिनमें सिंगल मोनोमर यूनिट हमारा रिपीट हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा होमोपॉलीमर। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देंगे और बोलेंगे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो आपका होमोपॉलीमर का है। तो होमोपॉलीमर के लिए एक ही चीज याद रखना है, एक सिंगल मॉलिक्यूल आपका अगेन अगेन रिपीट होने वाला है। दूसरा जो है, इनका हमें स्ट्रक्चर लिखते आना चाहिए। देखिए अगर हमें पॉलीमर समझना है तो पॉलीमर्स के जो रिएक्शंस है और उनके जो स्ट्रक्चर्स है वो लिखना बड़ा जरूरी है। उसके क्योंकि जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, जब स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो नाम से थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई करेंगे। पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन का मतलब वो बोलना चाह रहा है कि इथिलीन मॉलिक्यूल है। इथिलीन मतलब हमारा सी डबल बॉन्ड सी। तो पॉलीइथिलीन मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल जो इथिलीन के वो कंबाइन हो रहे हैं। तो इसका अगर हमें स्ट्रक्चर लिखना है तो हाउ वी कैन राइट द स्ट्रक्चर। तो इट्स वेरी सिंपल, इथीन लिख दो आप, इथिन या इथिलीन कह दो आप, और इसके एन मॉलिक्यूल्स है। अब ये हमारा पूरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जब इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो बेसिकली जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है वो एडिशन टाइप से होता है या ये रेडिकल मैकेनिज्म। तो अगर मुझे इसका पॉलीमर लिखना है तो सिंपल सा मुझे क्या करना होगा कि जो डबल बॉन्ड है उसको सिमेट्रिकली ब्रेक कर देना। सिमेट्रिकली ब्रेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन मैं इस कार्बन को दे देता हूँ, अगला इलेक्ट्रॉन में जो नेबरिंग कार्बन है उनको दे देता हूँ। मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा कि ऐसे जो सी सिंगल बॉन्ड सी बनेंगे उनको मुझे ज्वाइन करते जाना है। जब इनको हम ज्वाइन करते जाएंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बनेगा, और यहाँ पे साइड में हम सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। मतलब चेन जो है दोनों तरफ कंटिन्यू हो रहा है, और सिर्फ आपका जो इथिलीन यूनिट है वही रिपीट हो रहा है। तो जो यूनिट रिपीट होता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं और उसके सफिक्स में जो है वो हम एन लगा देंगे। कहने का मतलब है कि इसके जो एन मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच है, जुड़े हुए हैं। दैट इज कॉल्ड एट द पॉलीमर। तो एक यूनिट रिपीट हो रहा था इसलिए उसको बोला गया है होमोपॉलीमर। वैसे ही अगर मान लेते कि मुझे पॉलीस्टायरीन जो है इसका स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, हम साथ साथ में इसका स्ट्रक्चर लिखना भी सीख रहे हैं। पॉलीस्टायरीन का अगर मुझे स्ट्रक्चर लिखना है तो सबसे पहले मुझे स्टायरीन क्या होता है ये मुझे पता होना चाहिए। तो स्टायरीन बेसिकली क्या है अपना कि बेंजीन रिंग है, और उसके ऊपर हमारा CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब फिनाइल इथिन जिसको हम कह सकते हैं। तो फिनाइल इथिन जो है ये एक्चुअल में आपका
स्टाइरिन। इसके भी जब n मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो वी कैन राइट द स्ट्रक्चर इन द सिमिलर वे, कि यहाँ से होमोलिटिक फिशन है। देखिए बेसिकली जो एडिशन रिएक्शन है या बहुत सारे जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, ये अपनी रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, या तो अनायनिक मैकेनिज्म है या कैटायनिक मैकेनिज्म है। कुछ हमारे कंडेंसेशन भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी हम फिलहाल जो एडिशन रिएक्शन हम नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम उसको देख रहे हैं। तो जब इसको हमें ज्वाइन करना होगा, जैसे CH2 CH, और बेंजीन रिंग को मैं साइड में दिखा देता हूँ, और ये ऐसा, ये यूनिट आपका रिपीट होता रहेगा, कंटिन्यूअस यही यूनिट रिपीट होता रहेगा। तो इसको बोला गया है पॉलीस्टायरीन। तो जो भी n मॉलिक्यूल्स के साथ हम लगाएंगे तो वो पॉलीमर बन जाएगा, पॉलीस्टायरीन। वैसे रबर है, रबर का जो मोनोमर यूनिट होता है वो आइसोप्रीन है। देखिए बेसिकली आपको सवाल ऐसे भी आता है कि आपको एक पॉलीमर देंगे और बोलेंगे कि इसका जो मोनोमर यूनिट है उसका नाम क्या है, या हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए इसका स्ट्रक्चर क्या है या उसका आईपीसी नाम क्या है। तो आइसोप्रीन बेसिकली क्या है, तो आइसोप्रीन है हमारा ये 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। इसका जो पॉलीमर बनेगा वो है हमारा नेचुरल रबर होता है। दिस इज सिंपली 1,3-ब्यूटाडाइन है, और इसके अंदर सेकेंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप हमने लगा के रखा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2। और इसके n मॉलिक्यूल्स अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा अलग है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन वो एंड की तरफ शिफ्ट होते हैं। मतलब जो चेन है वो एंड पे अटैच होता जाएगा और डबल बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो आपका ब्यूटिलिन या 1,3-ब्यूटाडाइन जो मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड विल शिफ्ट इनसाइड एंड साइड चेन विल कंटिन्यू on both sides. So CH2 C, this methyl will remain as it is, double bond CH and this is CH2, और ये कंटिन्यू रहेगा अपना। यू कैन ड्रॉ द n यूनिट्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो इसको बोला गया अपना, ये रबर का एग्जांपल हो गया। वैसे नायलॉन 6 जो है, इसका जो मोनोमर होता है ये होता है अपना 6 अमीनो हेक्सानोइक एसिड। इसका भी हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। वैसे टेफ्लॉन है, अगर मैं टेफ्लॉन लिखने जाऊँ तो टेफ्लॉन को मुझे सिंपली लिख देना है, जैसे हमने इथिलीन लिखा था, इन द सेम वे वी कैन राइट द स्ट्रक्चर फॉर द टेफ्लॉन, जिसका मोनोमर यूनिट होता है अपना टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये जो मॉलिक्यूल हमने लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द टेट्राफ्लोरोइथिलीन। एंड सेम वे वी कैन राइट द पॉलीमर फॉर दिस वन, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड का कन्वर्जन, एंड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये यूनिट आपका यहाँ पे रिपीट होने वाला है। इस तरीके से हमने इसका प्रोडक्ट जो लिख दिया। अभी हम बात कर रहे थे पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का भी हम पॉलीमर जो है इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। इनफैक्ट जो जिनके पास सी डबल बॉन्ड सी है, उनका मैकेनिज्म लिखना बड़ा ही आसान है, उनके प्रोडक्ट जो है हम सेम तरीके से दिखा सकते हैं। दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड का ये मोनोमर हो गया विनाइल क्लोराइड, एंड द सेम वे यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर। और जब हम दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करें तो ये बेसिकली हेड एंड टेल कॉम्बिनेशन में ये ज्वाइन होते हैं। एक का हेड होगा तो अगले का टेल जो है वो यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीवीसी। तो एग्जाम में आपको ऐसा सवाल दे सकते हैं कि 4 ऑप्शन देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका वो पॉलीविनाइल क्लोराइड को इंडिकेट कर रहा है। तो दिस वे यू कैन शो। अगला है ऑर्लोन। ऑर्लोन कोई दूसरा नाम होता है अपना पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। बेसिकली इसका जो कॉमन नेम है, देखिए कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे विनाइल क्लोराइड था पीवीसी का, मोनोमर यूनिट जो था दैट इज विनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन की अगर हम बात करें तो ये जो यूनिट था दिस इज टेट्राफ्लोरोइथिलीन। कॉमन नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरोइथिलीन। सेम वे में जो अपना ये अगला कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम है हमारा विनाइल साइनाइड। इसको विनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं, या हम इसको एक्रिलोनाइट्राइल भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्रिलोनाइट्राइल।
नाइट्राइल से सेंस आता है कि वो साइनाइड ग्रुप है, एक्रिलोनाइट्राइल। तो इसका अगर मुझे पॉलीमर लिखना हुआ तो सिंपली आई कैन राइट द पॉलीमर इन दिस वे, दिस इज n मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH साइनाइड। हमें कार्बन कार्बन लिंक जो है उसको जोड़ देना है, तो यू विल गेट द पॉलीमर इन दिस वे CH2, यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, मतलब इस तरफ चेन हमारा कंटिन्यू है, CH साइनाइड एंड दिस वन। तो ये यूनिट आपका रिपीट हो रहा है, तो इसको बोला गया है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का P, एक्रिलोनाइट्राइल का A और N, तो पैन, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो पैन होता है। दिस इज सिंपली पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो इस तरीके से अपन लोग इनके स्ट्रक्चर्स को भी याद कर सकते हैं और यहाँ पे समझ सकते हैं कि इनका मोनोमर मॉलिक्यूल जो है वो क्या आ रहा है। ठीक है, फिर हमने बायोमोलिक्यूल के अंदर पढ़ा था कि सेलुलोज, सेलुलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। अगर हम स्टार्च की बात करें तो ये अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं, उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। सेलुलोज के अंदर भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमो पॉलीमर, जहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल हमारा जो है वो रिपीट हो रहा है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग। द नेक्स्ट एग्जांपल इज द पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट जो होता है, इसका जो पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं अपन लोग, आई थिंक ये प्लेक्सी ग्लास होता है, हम आगे पढ़ेंगे इसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे आता है। फिर अगेन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, अभी हमने डिस्कस किया कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का पॉलीमर हम कैसे लिख सकते हैं। The next classification on the basis of monomers is the copolymer। अब कोपोलीमर का कॉन्सेप्ट आपको ये सिखाता है कि जब हमारा पॉलीमर जो है when it is made up of the two or more than two kind of monomer units, दो या उससे ज्यादा टाइप के जब मोनोमर हमारे कंबाइन हो रहे हैं जो अलग अलग है, तो इससे बनने वाला जो पॉलीमर होगा उसको बोला गया है कोपॉलीमर। एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है यहाँ पे बुना एस। बुना एस में बुना का मतलब है ब्यूटाडाइन और एस का मतलब है स्टायरिन। तो ब्यूटाडाइन और स्टायरिन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे। ब्यूटाडाइन मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन, क्लियरली दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरिन, इन दोनों से ये बना हुआ है, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल से बना था, इसलिए इसको बोला गया है कोपॉलीमर। वैसे ही हमारा जो है नायलॉन 66 है, तो नायलॉन 66 जो होता है इसके मोनोमर यूनिट्स क्या होते हैं, ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इनफैक्ट जो पुराना जो जेई के सिलेबस था, जब उसके अंदर पॉलीमर चैप्टर था, तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन था कि व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ द नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 ये मॉलिक्यूल जो आपका वो एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमंड से बना हुआ है। इसमें 6 और 6 का मतलब क्या होता है, तो 6 और 6 का मतलब है ये 6 कार्बन है, एडिपिक एसिड के 6 कार्बन और हेक्सामिथिलीन डायमंड के भी 6 कार्बन का एक कॉम्बिनेशन है। तो एक बार इसका हम स्ट्रक्चर लिख के समझते हैं और इसका फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है वो भी हमें देखना होगा। तो बेसिकली एडिपिक एसिड क्या है हमारा, एडिपिक एसिड है हमारा हेक्सेन डाइओइक एसिड है। ठीक है, तो हेक्सेन डाइओइक एसिड है, तो लेट्स से इसे COOH, CH2, इसके 4 यूनिट्स होंगे एंड COOH। दिस इज ऑल अबाउट द हेक्सेन डाइओइक एसिड। इसका रिएक्शन करें हम लोग हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन के साथ, तो लेट्स रिएक्ट दिस विद द हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन। अमाइन है मतलब NH2 ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप को हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, NH2, कार्बन 6 है हमारे, CH2 6, और अगला NH2 जो है इसको भी हम इसी तरीके से लिख देंगे। अब इनफैक्ट हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के रखा है कि जब हम अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करते और इसको अगर हीट कर दे तो वी गेट द अमाइड, हमें अमाइड मिलता है। और जब भी हमें अमाइड मिलता है तो हम बेसिकली रिएक्शन कैसे करते, कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वहां से हम OH लेते और अमाइन से हम H लेंगे, तो ये बेसिकली अमाइड का फॉर्मेशन है। अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH का OH ग्रुप आएगा, ऐसे OH ग्रुप लिया और अमाइन से हमने H निकाल दिया।
तो H2O यहाँ पे लॉस हो जाएगा, H2O हमारा यहाँ पे रिलीज हो रहा है, H2O रिलीज हो रहा है। सेम वे में हम यहाँ से दिखा सकते कि ये जो दूसरा एंड था, यहाँ से COOH जाएगा, इस तरफ एक NHCO बॉन्ड जो बनता जाएगा। अगेन जो हेक्सामेथिलीन डायमंड का जो सेकेंड नाइट्रोजन था एंड, वहां से भी H जाएगा। चेन दोनों तरफ कंटिन्यू हो रहा है हमारा, ये आप समझो। पहले तो जब चेन दोनों तरफ कंटिन्यू होगा तो देखो आपके पास पहले तो मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे अपन लोग, इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये CO ग्रुप है, CO, और यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया। जब यहाँ पे डैश लगा दिया तो यहाँ पे बाकी जो सिस्टम है हमारा, जो बचे हुए कार्बन से, उनको हम एज इट इज लिख देते हैं, जैसे CO, और ये हो गया अपना NH, CH2 6 एंड NH, और NH का आगे वापस से डैश लगा देंगे। जहाँ पे हमने डैश लगाया वहां पे आगे चेन कंटिन्यू होने वाला है। मतलब ये पूरा जो सिंगल हमने बड़ा सा एक यूनिट लिखा हुआ है 6 और 6 कार्बन का, इसको बोला गया हमारा नाइलॉन 6 और इसके अंदर जो यूनिट हमारा रिपीट हो रहा है, अगर आप देखो तो यहाँ पे बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा अमाइड। हमारा अमाइड जो है वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है, इसीलिए इसका एक दूसरा जो कैटेगरी है वो है पॉलीअमाइड कैटेगरी में आता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीअमाइड, और इसका दूसरा नाम हो गया हमारा नाइलॉन 6। दिस इज द नाइलॉन 6, और ये हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन से बना है, इसलिए इसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहते हैं। हम आगे इसका पढ़ेंगे वैसे कि फर्दर क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो नाइलॉन 6 को कोपॉलीमर क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल जो थे हमारे वो कंबाइन हो रहे थे। यहाँ पे अमाइड ग्रुप बना है इसलिए पॉलीअमाइड भी बोलेंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन से बना है इसलिए इसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर भी बोल सकते हैं। मतलब नाइलॉन 6 का फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, वी कैन कॉल दिस एज पॉलीअमाइड, as well as we call this as the condensation polymer। तो हमारे पॉलीमर के जो क्लासिफिकेशन है वो 5 कैटेगरी में आते हैं, उनमें से एक है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया। हम अगला मॉलिक्यूल देख लेते इसके अंदर। नाउ सी द नेक्स्ट वन इज द कोपॉलीमर का एग्जांपल अपना डैक्रोन या टेरेलिन जिसको हम कहते हैं। ये बना होता है अपना टरथेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल। तो मोनोमर हमें याद कर लेने हैं इनके, बेसिकली उसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे और एक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। टरथेलिक एसिड क्या होता है, तो ये होता है अपना बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन के ऊपर 2 COH ग्रुप अगर आप लगा दोगे विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर पैरा पोजिशन पे, मतलब ये 1,4 पोजिशन पे, तो इसको बोला जाता है टरथेलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या होता है, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये आपका टरथेलिक एसिड है। और इसके हम लोगों ने N मॉलिक्यूल्स लेकर रखे हुए। दिस रिएक्ट विद द इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल जो है हमारा वो 1,2 इथेन डायोल हो गया। मतलब यहाँ पे बेसिकली अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड इनके बीच में रिएक्शन है, और एसिड प्लस अल्कोहल का जब रिएक्शन करते हैं तो वहां पे एस्टर बनता है। तो इनफैक्ट डैक्रोन जो है वो पॉली एस्टर का एग्जाम्पल है। और एस्टर के रिएक्शन में भी बेसिकली होगा क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो OH ग्रुप देगा और अल्कोहल वाला पार्ट जो है वो H पार्ट देगा आपका। तो यहाँ पे H2O लॉस हो रहा है, जैसे हमने पॉलीअमाइड में देखा कि वहां पे भी H2O लॉस हो रहा था। तो ऐसे N मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 विल बी रिमूव, वो लॉस हो जाएगा। अल्कोहल वाला पार्ट जो है, अभी इसका जो सेकेंड एंड है OH वाला हिस्सा जो वो H देने वाला है, तो H वाले से हम इसको कट कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकेंड पार्ट है COOH, वो OH का हिस्सा देने वाला है, तो यहाँ से कट कर लेंगे। बाकी जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है इनको हम ज्वाइन करके अगर लिख देते हैं तो हमें वो रिपीटिंग यूनिट जो है वो मिल जाएगा, और यही हमारा बेसिकली क्या है, तो डेक्रोन बनेगा। तो स्ट्रक्चर लिखना बहुत आसान है, तो आप देखिए स्ट्रक्चर्स इजीली आप लिख पाओगे। अगर आपको इसके मोनोमर के जो स्ट्रक्चर्स है वो अगर पता है तो सही हो जाए। देखो यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया, फिर अपना बेंजीन रिंग जो है वो एज इट इज आ गया अगेन।
CO group, or the next one is oxygen from the alcohol, CH2, CH2, O और O पे मैंने डैश लगा दिया और वहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के नीचे N लगा दिया। तो यहाँ पे हमारा एस्टर बना है, जैसे प्रीवियस केस में हमारा अमाइड बना था, इसलिए उसको हमने पॉली अमाइड कहा था। यहाँ पे एस्टर बना हुआ है, हियर यू गॉट द एस्टर, इसलिए डेक्रोन जो है वो हमारा आता है पॉली एस्टर कैटेगरी में। देखिए एस्टर है, इसलिए इसको हम पॉली एस्टर भी कह सकते हैं। दो अलग अलग मॉलिक्यूल से बना था, इसलिए कोपॉलीमर भी कहेंगे। ये कंडेंसेशन रिएक्शन से बना है। बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, जिनके पास एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जब ये रिएक्शन करेंगे तो कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, जब ये लॉस होता है तो इसको बोला गया हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन से बना था, इसलिए इसको हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहेंगे इसे। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं अपन लोग। द नेक्स्ट एग्जांपल इज द ग्लिप्टाल। ग्लिप्टाल जो है ये भी अपना बेसिकली बना हुआ है ऑर्थोथैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल। अगेन आप देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से बना हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से बना हुआ है, तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड बनेगा इसको भी हम पॉलीएस्टर ही कहेंगे, और ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन से बनेगा, इसलिए इसको हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहेंगे। स्ट्रक्चर लिखने की बात हो गई, तो ऑर्थोथैलिक एसिड, तो पहले थैलिक एसिड पता होना चाहिए, तो बेंजोइक एसिड है और एक COH ग्रुप वापस आप ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो, तो इसको हम बोलेंगे थैलिक एसिड। एसिड का काम होता है OH ग्रुप दे देना एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर, तो ये बेसिकली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर्स। और इथिलीन ग्लाइकोल के साथ इनका रिएक्शन कर देना है हमें, तो इथिलीन ग्लाइकोल जो है दैट विल सप्लाई द H फ्रॉम द OH ग्रुप। और ऐसे n मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल रिएक्ट विथ ईच अदर, इसके n मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमें बस H2 यहाँ से जो है वो रिमूव कर देना है। इफ यू रिमूव द H2 दिस वे, आप यहाँ से ऐसे H2 रिमूव कर सकते हैं। सेम यहाँ से भी ऐसे H2 जाएगा, इधर से भी ये H जाएगा, तो दोनों तरफ जो है अपने जो मॉलिक्यूल्स है वो जुड़ते जाएंगे। And when the molecules will attach with each other, then you can write the structure in this way. स्ट्रक्चर आप आसानी से लिख पाओगे। बेंजीन रिंग, अपना जो COOH ग्रुप था वहां पे अब एस्टर बनने वाला है, तो CO और O जो ऑक्सीजन एटम है दैट इज कमिंग फ्रॉम द अल्कोहल, दिस इज O, CH2 CH2 O, और फिर रिपीट होने लगेगा। ठीक है, इन द सेम वे CO O CH2 CH2 O and this will repeated। तो चेन जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और यहाँ पे अपन लोग ऐसे लगा देंगे इस तरीके से। तो ये जो कंपाउंड बना अपना, ये ग्लिप्टाल है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन से बना था, इसलिए इसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहेंगे। यहाँ पे हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप बना हुआ है, इसलिए इसको हम पॉली एस्टर भी कहेंगे। इनफैक्ट ग्लिप्टाल जो होता है ये पेंट लैक्वेयर्स इनमें यूज होता है, ये पॉली एस्टर भी कहलाएगा, एज वेल एज this will be also called as the condensation polymer because here n molecules of H2 are lost। तो H2 लॉस हो गए, तो मैं एरो पे दिखा भी सकते हैं कि n molecules of water are removed in the reaction। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल हमारा कोपॉलीमर के अंदर वो है बेकेलेट। बेकेलेट जो है ये बना होता है हमारा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। तो फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का जब रिएक्शन करोगे तो कुछ इस तरीके से इसका एक 3D स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है। तो ये फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का जो कॉम्बिनेशन है वो है बेकेलेट। बेसिकली इसके पहले एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनता है, वो नोवोलैक होता है, और नोवोलैक का वापस से पॉलीमरेशन होके ये अपना बेकेलेट बनता है। तो अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो ये आप ध्यान में रखो कि इनसे पहले हमें नोवोलैक मिलेगा,
और नोवोलैक जो होता है वो स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है। ये चेन पॉलीमर है, चेन पॉलीमर है, और इसका फर्दर पॉलीमरेशन होने के बाद मतलब सेम जो लिंक होगा वो वापस से ज्वाइन होगा एक दूसरे के साथ, तब जाके आपको बैकेलेट मिलता है। तो बैकेलेट जो है वो क्रॉस लिंक पॉलीमर है। हम इसका आगे फर्दर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले। तो ये हमने पहला वाला पार्ट देखा कि हाउ द पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट। तो एक था हमारा होमोपॉलीमर, अगला था हमारा कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में हमारा अगला एग्जांपल है मेलामैक। मेलामैक मतलब मेलामाइन फॉर्मल्डेहाइड से बना हुआ है। तो मेलामाइन फॉर्मल्डेहाइड ये, या मेलामाइन प्रॉपरली जो हम प्रॉपरली जो यूज करते हैं कॉमनली, ये हमारा किचन के जो डिनर सेट्स होते हैं या जो यूटेंसिल्स होते हैं, आजकल हम देखते हैं तो बहुत सारे यूटेंसिल जो हमारे वो मेलामाइन से बने होते हैं। तो मेलामाइन फॉर्मल्डेहाइड। तो यहाँ पे हमें मेलामाइन का स्ट्रक्चर याद कर लेना चाहिए कि इनफैक्ट जेईई एडवांस के अंदर पूछा गया था कि मेलामाइन जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन के कितने लोन पेयर्स होते हैं। तो देखिए आप नाइट्रोजन के अपने पास कितने एटम्स है, तो टोटल 6 एटम्स है, और हर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। तो इनफैक्ट सीईटी के अंदर भी सवाल आ सकता है कि मेलामाइन के अंदर कितने नाइट्रोजन से, या हो सकता है सवाल बने कि कितने लोन पेयर से, या हो सकता है सवाल बने कितने आपके पाई बॉन्ड से या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से। तो स्ट्रक्चर जो वो इंपॉर्टेंट है मेलामाइन का, ये हमें याद कर लेना चाहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन। तो मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डेहाइड दो अलग अलग मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसलिए इसको कोपॉलीमर बोलेंगे। कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर का डेफिनेशन हमें अभी समझ में आ गया है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं अपन लोग पॉलीमर्स का। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि बुनायस मतलब ब्यूटाडाइन स्टायरिन से बना होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखना है ये आगे हम एक बार पढ़ लेंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो पॉलीमर का अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द ओरिजिन या सोर्स। पहला हमने देखा पॉलीमर को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स। सेकेंड वन इज द ओरिजिन। जैसे कुछ पॉलीमर जो होते हैं वो हमें नेचर में डायरेक्ट मिल जाते हैं, नेचुरल होते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, डीएनए आरएनए, ये हमारे पॉलीमर्स हो गए। प्रोटीन्स हो गए, सेलुलोज है, स्टार्च है, स्टार्च अपना अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। सेलुलोज जो हमारा बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है, प्लांट वॉल से मिल जाता है। जो हमें नेचुरली मिल रहे हैं उनको बोला गया है एज अ नेचुरल पॉलीमर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे विच आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमें डायरेक्ट एनिमल या प्लांट से मिलने वाले। सिंथेटिक पॉलीमर्स मतलब कंप्लीटली मैन मेड पॉलीमर्स, जिनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं एक फैक्ट्री के अंदर। जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टाइरिन हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया। These way, these polymers are actually manufactured in the company. They should be called the synthetic polymer. कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं कि जो नेचुरली हमें मिलते हैं और हम उनके ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शंस करते, रिएक्शन करके उनकी प्रॉपर्टीज को हम मॉडिफाई करते, उनको बोला गया है एज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो अगला हमारा जो कैटेगरी है पॉलीमर के अंदर वो है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। देखते हैं सेमी सिंथेटिक में एग्जांपल में अगर जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज के ऊपर हम नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करके सेलुलोज नाइट्रेट बना सकते हैं। सेलुलोज प्लस एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक अनहाइड्रेट का रिएक्शन करके सेलुलोज डाई एसिडेट बनाते। तो पॉलीमर हमारा नेचुरल ऑकरिंग था, उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ केमिकल रिएक्शंस करके उनके प्रॉपर्टीज को चेंज किया। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, चल अगला पार्ट देखते हैं अपन लोग। क्लासिफिकेशन हमारा नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। तो दो क्लासिफिकेशन में देख लिया, टोटल 5 क्लासिफिकेशन है। द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर स्ट्रेट चेन पॉलीमर अगर बन रहा है तो उनको हम लीनियर पॉलीमर कहते हैं। लीनियर पॉलीमर की खासियत ये होती है कि इनका जो डेंसिटी होता है ये काफी हाई होता है, क्योंकि इनका क्लोज पैकिंग होगा, क्लोज पैकिंग होगा, डेंसिटी हाई है, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी हाई होगा। तो एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलीएस्टर हमने देखा, ये कंटिन्यू एक ही पूरा जो चेन है दोनों एंड पे चेन कंटिन्यू हो रहा है, तो वो हो गए हमारे लीनियर पॉलीमर्स हो गए, राइट। जैसे बुनाइस देखा, ब्यूटाडाइन स्टायरिन का जो रबर बनेगा
वो भी कंटिन्यूअस, आपका दोनों तरफ एक कंटिन्यूअस लॉन्ग चेन बनने वाला है। तो लीनियर पॉलीमर मतलब स्ट्रक्चर में अगर इसको हम शो करें तो इजीली वी कैन शो द स्ट्रक्चर दिस वे। ऐसे कंटिन्यू आपका एक चेन जो है वो रिपीट हो रहा है दिस वे। दिस इज कॉल्ड द लीनियर पॉलीमर। द नेक्स्ट एग्जांपल, द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेसिकली द ब्रांच चेन पॉलीमर। तो नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ साइड चेन बनने वाला है, ब्रांच बनने वाला है कि मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स हैविंग सम साइड चेन बनेगा। तो इसको हम ब्रांच चेन पॉलीमर बोलेंगे। इसका अगर स्ट्रक्चर शो करना है तो हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं कि अगर ये लॉन्ग चेन बन रहा है तो मान लेते हैं कि ये साइड में कोई चेन बना है, ठीक है, ऐसे साइड में ब्रांच बन रहा है। इस तरीके से स्ट्रक्चर हम शो कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली देखिए साइड में जब ब्रांच बनेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, स्टेरिक फैक्टर की वजह से इनका क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगा। तो इनका जो डेंसिटी होता है, अगर हम लीनियर पॉलीमर के कंपैरिजन में इनका डेंसिटी अगर देखते तो डेंसिटी कम है, पैकिंग क्लोज नहीं है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन प्रोसेस थोड़े वीक रहेंगे, तो इनका जो स्ट्रेंथ होगा वो भी कम होगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम होगा। एग्जाम्पल में हमने देखा है कि अमाइलोपेक्टिन, हमने देखा कि स्टार्च के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा अमाइलोज जो होता है, अमाइलोज हमारा पूरा स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है। तो जो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है वही बेसिकली उसका साइड चेन होता है। तो जहाँ पे साइड चेन बनेगा स्ट्रेट चेन के साथ साथ उसको बोल देंगे हम लोग एज अ ब्रांच पॉलीमर, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज द क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर जो होंगे इनकी पैकिंग जो है थोड़ा सा और लूज हो जाएगा, एक 3D स्ट्रक्चर बनेगा अपना। दे आर हार्ड बट ब्रिटल, क्योंकि इतना क्लोज पैकिंग उनका नहीं बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने देखा था कि बैकेलेट जो फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से बनता है, वहां पे पहले नोवोलैक बना था और नोवोलैक का फर्दर पॉलीमरेशन होने के बाद फिर वो अपना बैकेलेट में कन्वर्ट हुआ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक 3 जो क्लासिफिकेशन थे वो हमने पढ़ लिए। मोनोमर यूनिट्स के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने पढ़ लिया और सोर्स के बेसिस पे पढ़ लिया। अगला हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पॉलीमर हम कैसे प्रिपेयर करें उस बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक है हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन, जहाँ पे हमारा पॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन से बन रहा है उसको हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन कहा गया है। जहाँ पे हमारा पॉलीमर जो कंडेंसेशन रिएक्शन से बन रहा है इसको बोला गया है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर मेनली कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो हमने जितने भी एग्जांपल देखे आप देखना इनके पास C डबल बॉन्ड C, मतलब जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स थे, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स का जब कॉम्बिनेशन होता है बाय रेडिकल मैकेनिज्म या फिर कैटायनिक मैकेनिज्म या अनायनिक मैकेनिज्म में, तो वो डबल बॉन्ड जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ रेडिकल के थ्रू ज्वाइन हो जाते हैं, इसलिए उसको बोला गया एडिशन पॉलीमर्स। एग्जाम्पल हो गया पॉलिथीन लिखा था हम लोगों ने, पॉलिस्टाइरीन हो गया, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन लोग, जहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हो गया, पैन का एग्जाम्पल ले सकते। तो जहाँ पे हम लोगों ने रेडिकल बना के डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, वो सारे एग्जाम्पल जो हमारे वो एडिशन पॉलीमर में हम काउंट कर सकते। तो याद रखेंगे मेनली यहाँ पे कि अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल जो है वो जब रिएक्शन करेंगे तो दे विल फॉर्म द एडिशन पॉलीमर्स। फिर अगला पार्ट हम देखते वो है हमारा कि कंडेंसेशन पॉलीमर। हमने देखा कि जैसे पॉलीएस्टर बना, एसिड प्लस अल्कोहल का कॉम्बिनेशन होके एस्टर बना है, एसिड प्लस अमाइन ग्रुप का कॉम्बिनेशन होके हमारे पास अमाइड बना है, तो दे आर द कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन कंसेप्ट क्या है अपना कि जिनके पास एक्टिव फंक्शनल ग्रुप से जब ऐसे मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, जब ये एलिमिनेट होंगे तो सच रिएक्शंस विल बी कॉल्ड द कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन रिएक्शन से बने इसलिए उनको बोला गया है कंडेंसेशन पॉलीमर। एग्जांपल में हमने देखा था कि नायलॉन था, डेक्रोन या टेरोलिन का एग्जांपल देखा अपन लोगों ने, ये हमारे ग्लिप्टल का एग्जांपल देखा। बेसिकली दे आर द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर का ही एक दूसरा नाम जो होता है वो होता है स्टेप पॉलीमरेशन भी बोलते हैं,
इसे ऑल्सो कॉल्ड द स्टेप पॉलीमराइजेशन या स्टेप पॉलीमर्स भी बोलते हैं। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी उनका अलग से एक नाम दिया गया है, ये भी हमें याद कर लेना है। तो बेसिकली वो को पॉलीमर थे और ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहलाएंगे। हम कुछ एग्जांपल और देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर में कि जहाँ पे वो कोपॉलीमर ना होते हुए वो होमोपॉलीमर में भी आता है। एक एग्जांपल है हमारा नायलॉन 6 का, आगे हम पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर हो गया कि होमोपॉलीमर हम किसको बोलेंगे। तो होमोपॉलीमर का मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है। कोपॉलीमर मतलब जहाँ पे दो या उससे ज्यादा अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे। उसके बाद हमने देखा कि सोर्स डायरेक्ट नेचर से मिल रहे नेचुरल पॉलीमर से, आर्टिफिशियली या हमने फैक्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर किया सिंथेटिक पॉलीमर से। नेचुरल पॉलीमर था, उसके ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शंस किए, उसके प्रॉपर्टीज को चेंज किया, उसको बोला गया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। फिर बाद में हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की चेन है, एक लीनियर चेन बन रहा है तो लीनियर पॉलीमर है, ब्रांच है तो ब्रांच पॉलीमर है, क्रॉस लिंकिंग बन रहा है तो क्रॉस लिंक पॉलीमर है। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ा कि एडिशन रिएक्शन से बना तो एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर मतलब मेनली जहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड थे, जहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी था, ऐसे मॉलिक्यूल के जब हमने रिएक्शंस किए बेसिकली दे आर द एडिशन पॉलीमर्स। जिनके पास एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अमाइंस, जब इनके हमने रिएक्शंस किए कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल एलिमेंट हुए, इसलिए उसको बोला गया है कंडेंसेशन पॉलीमर। दिस वे पॉलीमर्स को हम टोटल 5 कैटेगरी जो है इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 कैटेगरी पढ़ ली है। तो फिफ्थ कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसके पहले अपन लोग जो एडिशन पॉलीमर से और कंडेंसेशन पॉलीमर से इनके कुछ डिफरेंसेस देख लेते। हो सकता है सीईटी के अंदर आपको यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फैक्ट बेस्ड सवाल जो पूछ सके। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय द एडिशन रिएक्शन, कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन, जहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कुछ तो एलिमेंट होने वाले। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि मोनोमर यूनिट्स जो होते हैं इनके अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल से, जो फोर्थ पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किया है। कंडेंसेशन मॉलिक्यूल्स जो पॉलीमर जो है इनके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होंगे दे मस्ट हैव द 2 एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, अमाइंस हो गया, इस तरीके से। एडिशन पॉलीमर्स को ही हम बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं, क्योंकि इनमें चेन बनता है। जबकि हमने अभी नोट किया कंडेंसेशन पॉलीमर्स को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कह सकते। तो ये मेन जो उनके डिफरेंसेस है इनको हमें एक बार समझ लेना। ठीक है, चलो अगला पार्ट देखते हैं अपन लोग। लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन है पॉलीमर का ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पॉलीमर मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस कैसे, इस बेसिस पे पॉलीमर को टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। उसमें से पहला कैटेगरी है हमारा इलास्टोमर्स। नाम से समझ में आ रहा है इलास्टोमर से मतलब वहां पे इलास्टिक प्रॉपर्टी होगा। स्ट्रेच करेंगे रबर, जिसका एग्जांपल हो गया अपना, स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच छोड़ देंगे तो वापस अपना ओरिजिनल शेप जो है वो मॉलिक्यूल अपना रीगेन कर लेगा। दिस विल कॉल द इलास्टोमर्स। बट रबर की बात करें तो वहां पे हमें समझ में आता है कि रबर को कुछ अगर ज्यादा स्ट्रेच कर दिया जाए तो रबर टूट भी जाता है। तो ये शो करता है कि इलास्टोमर्स के अंदर सबसे वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ऑब्जर्व इन इलास्टोमर। ये सवाल भी पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखना है कि इलास्टोमर्स के अंदर सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। और एग्जाम्पल अगर हमें लेना है तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ रबर, यहाँ पे हम बोल सकते। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग। ठीक है, रबर के बारे में हमने ये सब डिस्कस कर लिया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द फाइबर। अच्छा, फाइबर से हमें याद आता है कि जो धागा बनाने वाला होता है, थ्रेड मेकिंग, रोप मेकिंग, जो पॉलीमर्स है उनको हम फाइबर्स कहेंगे। बेसिकली नायलॉन 6 उस कैटेगरी में आ जाएगा। नायलॉन की रस्सी हम देखते, हम बांधने के लिए यूज करते, तो फाइबर आ गया। पॉलीएस्टर जो होता है जो हम देखते हैं वो भी फाइबर कैटेगरी में आता है। तो फाइबर्स के जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, और इनकी जो स्ट्रेंथ होगी डेफिनेटली इलास्टोमर से इनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाई मॉड्यूलस है। थ्रेड लाइक पॉलीमर होगा, अभी आपको बताया कि थ्रेड लाइक या रोप लाइक, रोप बनाने के लिए यूज करने वाले। तो नायलॉन हो गया, डेक्रोन हो गया। डेक्रोन अपना पॉलीएस्टर था, नायलॉन हमारा पॉलीअमाइड था। तो पॉलीअमाइड्स एंड पॉलीएस्टर जो है
वो बेसिकली फाइबर कैटेगरी में हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा सवाल बन सकता है, एग्जाम्पल ना देके वो पॉलीएमाइड, पॉली एस्टर्स ऐसा सवाल आपको दे, दिस पॉली एस्टर्स हो गए, ठीक है। तो इनके अट्रैक्शन फोर्सेस थोड़े स्ट्रांग होंगे इलास्टोमर के कंपैरिजन में। द नेक्स्ट वन इज द थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक बेसिकली क्या है कि these are the polymers which can be easily molded into the desired shape by subsequent heating and cooling। इनको हम हीट करके सॉफ्ट बना सकते हैं और कूल करके उसको हार्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिपीटेड हीटिंग एंड सॉरी कूलिंग जो है, सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग इसका हम कर सकते हैं। कूलिंग करने के बाद ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया। और इनके जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं बेसिकली दे आर द इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। इलास्टोमर्स में सबसे वीक अट्रैक्शन फोर्सेस है, फाइबर में थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, और फाइबर से थोड़े वीक अट्रैक्शन फोर्सेस, बट इलास्टोमर से बेटर जो है वो आपके थर्मोप्लास्टिक के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे हम पॉलिथीन बैग है, उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो इतना इजीली टूट नहीं जाएगा, बट अगर रबर लेंगे तो आपको रबर पता है कि थोड़ा ज्यादा अगर हमने उसको खींचा तो ये ब्रेक हो जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक के अट्रैक्शन फोर्सेस इलास्टोमर से थोड़े से बेटर है, बट थर्मोप्लास्टिक कंपैरिजन में फाइबर बेटर होता है। अगला हमारा एग्जांपल है वो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, these are the polymers which become hard and infusible on heating। heating results in excess cross linking between the chains। देखिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिफरेंस क्या है। थर्मोप्लास्टिक को हम रिपीटेड सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ये कर सकते हैं। हीट किया सॉफ्ट बनेगा, कूल किया हार्ड बनेगा, वापस हीट किया सॉफ्ट बनेगा। तो रिपीटेड हम सॉफ्ट हार्ड उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग ऐसा नहीं है। थर्मोसेटिंग में हम हीट करके उसको सॉफ्ट बना सकते हैं, बट एक बार वो कूल होके हार्ड मास बन जाएगा, इनफ्यूजिबल मास बन जाएगा, फिर उसको वापस सॉफ्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग बन जाता है। तो एक क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर जो है वो इस कैटेगरी में आएगी। हमने बैकलाइट का एग्जांपल देखा था, मेलामाइन फॉर्मल्डेहाइड का एग्जांपल देखा अपन लोगों ने। तो दे आर द थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉलीमर का जो टोटल 5 क्लासिफिकेशन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग बेसिकली। तो पहला एग्जांपल इनका हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन। देखो नाम से समझ में आ रहा है डेंसिटी लो है। अब लो डेंसिटी इसका क्लियर मतलब हो गया कि यहाँ पे जो पॉलीथीन के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ क्लोज पैकिंग नहीं कर पा रहे। अब क्लोज पैकिंग नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि ये लीनियर स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा, ये ब्रांच स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे थोड़ा बहुत, इसलिए इनका क्लोज पैकिंग नहीं हो पा रहा है। एंड दीज आर फॉर्म बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पॉलीथीन हमने देखा रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है, एडिशन रिएक्शन से बनता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन बनता है। तो एडिशन पॉलीमर भी बोलेंगे इसको। फिर यहाँ पे ब्रांच एंड पॉलीमर होगा। तो हमने समझ लिया कि लो डेंसिटी क्यों है, क्योंकि क्लोज पैकिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनका लो डेंसिटी होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। सेम एक ही मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा था इसलिए उसको होमोपॉलीमर भी बोला गया है। केमिकली इनर्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, टफ होते हैं, और इनके रिएक्शन में पेरोक्साइड या जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन इनिशिएटर का काम करता है। यूजेस कहाँ पे मेनली देखिए सीटी के अंदर जो क्वेश्चन है बहुत सारे वो यूजेस के ऊपर बेस्ड है, तो आपको यूजेस जो इनके पता होने चाहिए। सॉरी। तो एग्जांपल हो गया अपना कैरी बैग हो गया, टॉयज हो गया, बॉटल्स हो गया, इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया, ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी। अगला पार्ट देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे हमारा अगला पार्ट है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखो पहला हमारा केस था लो डेंसिटी पॉलीथीन, द नेक्स्ट वन इज द हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब जहाँ पे हमारा जो पॉलीमर बना है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है। तो हमने पहले पढ़ा कि जब लीनियर पॉलीमर्स होते हैं उनका क्लोज पैकिंग होता है, हाई डेंसिटी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, एडिशन रिएक्शन से बनने वाले इसलिए एडिशन पॉलीमर भी कहेंगे। एक ही मॉलिक्यूल रिपीट होने वाला इसलिए इसको होमोपॉलीमर भी कहेंगे। दीज आर मेनली प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ
द कैटलिस्ट जिगलर नाटा कैटलिस्ट। देखिए इसके ऊपर आपको सीटी के अंदर सवाल बन सकता है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कौन सा पॉलीमर बनता है, तो वो है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन है, HDPE है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो ये होता है आपका ट्राइथल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड C2H5 थ्राइस Al प्लस TiCl4। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो ये अपना जिगलर नाटा कैटलिस्ट का कॉम्बिनेशन हो गया। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट के कंपैरिजन में फॉर्मेशन में जो बनने वाला हमारा ये था पॉलीमर वो HDPE था, और ऑक्सीजन या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो हमारा पॉलीमर बना था वो लो डेंसिटी पॉलीमर था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए कि HDPE में लो टेम्परेचर और लो प्रेशर है, जबकि हम लोगों ने लो डेंसिटी वाला केस जब देखा तो वहां पे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर था। मतलब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, जो सिंपली आप उसको इस तरीके से याद करो कि हमारा पॉलीथीन बनने वाला है, इथीन मॉलिक्यूल्स है, n मोल्स ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे एक तरफ मैं लिख देता हूं लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, और कैटलिस्ट है हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जब इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो यहाँ पे हमारा जो पॉलीमर बनने वाला है वो है HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन। मतलब एक तरीके से आप बोलो कि ये लीनियर पॉलीमर बनेगा। तो कैटलिस्ट कैन अफेक्ट द मैकेनिज्म, ये उसका कॉन्सेप्ट है। और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम रिएक्शन कर रहे हैं। दिस इज हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर and in presence of oxygen or peroxide as reaction initiator। radical reactions होती है तो you will require the reaction initiator। here you will get the LDP low density polythene, जिसको हम ब्रांच पॉलीमर भी बोल सकते। तो डेंसिटी कम है, याद रखना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन जो हम इसको याद कर सकते। ठीक है, चलो अगला पार्ट देखते हैं अपन लोग इसका। नेक्स्ट वन इज द नेचुरल रबर। देखिए तो रबर है बेसिकली इलास्टोमर कैटेगरी में आ जाएगा अपना। ये इलास्टोमर कैटेगरी में इसका आपका मोनोमर क्या होता है ये पूछेंगे। अभी हमने देखा था शुरुआत में आज कि आइसोप्रीन इज द मोनोमर यूनिट। आइसोप्रीन बेसिकली क्या है, तो 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन इसका स्ट्रक्चर है। हमने इसका रिएक्शंस कैसे इसका पॉलीमर कैसे बनता था ये हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सिस पॉलीमर है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्या ये ट्रांस पॉलीमर होता है, तो नहीं, ये सिस पॉलीमर होता है नेचुरल रबर। और इसकी मैकेनिज्म अभी हम लोगों ने देखा था, एडिशन रिएक्शन से बन रहा है। वापस से आप ध्यान दो कि ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है जिनके पास डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी है, तो ये एडिशन रिएक्शन से बनेगा, इसलिए एडिशन पॉलीमर भी कहलाएगा। एक सिंगल यूनिट ही रिपीट हो रहा है इसलिए होमोपॉलीमर भी है। और मोनोमर क्या है ये हमने समझ लिया, तो ये डबल बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट कर दो और बाकी इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ लगा दो और वहां पे चेन अपना कंटिन्यू होता जाएगा। नेचुरल रबर रबर है तो वीकेस्ट वैन डबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, सिस आइसोमर है। ये चीज हमें पक्का याद रख लेना है क्योंकि पहले जेई के अंदर ही पूछा गया था क्वेश्चन कि नेचुरल रबर जो है वो ट्रांस आइसोमर होता है कि सिस आइसोमर है। तो हो सकता है सीटी के अंदर भी सवाल बने। दो इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी, मोनोमर यूनिट क्या है आइसोप्रीन, उसका आईपीसी नाम स्ट्रक्चर याद कर लिया, और दूसरा ये सिस है। बाकी रबर है तो अट्रैक्शन वीक होगा या आप लॉजिकली सोच सकते हो। देन अगला पार्ट आता है हमारा सिंथेटिक रबर जिसको हम नियोप्रीन कहते हैं। देखो नियोप्रीन और आइसोप्रीन में ऐसा फर्क है। नियोप्रीन जो होता है इसको इसका जो यूनिट है मोनोमर यूनिट वो है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर या जो नाम है वो है 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। वहां पे मिथाइल था सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे क्लोरीन है। अगेन डबल बॉन्ड जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल था तो ये एडिशन पॉलीमर कहला जाएगा। फिर एक ही सिंगल मॉलिक्यूल अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है इसलिए उसको होमोपॉलीमर भी कहेंगे। तो नियोप्रीन जो है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे,
एक तो ये एडिशन पॉलीमर है, दूसरा एक सेम मॉलिक्यूल अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, इसलिए ये अपना होमोपॉलीमर भी है, ठीक है। और एक पूरा स्ट्रेट चेन बनने वाला है, तो चेन पॉलीमर भी कह सकते हैं, हालांकि इसमें ब्रांचिंग भी होगा, साइड चेन लगा हुआ है तो, बट इतना डिटेल आपको पूछेंगे नहीं मेरे ख्याल से। रेडिकल मैकेनिज्म से बनने वाला है, इतना आप ध्यान में रख लो, तो दैट विल बी सफिशिएंट वन, ठीक है। चलो अगला पार्ट देखते हैं इसका। बुना एन, बुना एन ये बना हुआ अपना ब्यूटाडाइन और नाइट्राइल रबर है। देखो एन का मतलब है नाइट्राइल। अच्छा ये बेसिकली किससे बना हुआ है, इसका जो मोनोमर्स होते हैं वो है ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलो नाइट्राइल से बना हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका रिएक्शन लिख के आप बताओ कि इसका प्रोडक्ट जो है वो कैसे दिखता है। को पॉलीमर है, दो अलग अलग रिएक्शन से बनने वाला है, दो अलग अलग रिएक्टेंट से बनने वाला है, सॉरी। तो ब्यूटाडाइन है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन लोग पहले। और डबल बॉन्ड है, तो आप देख लेना कि डबल बॉन्ड के जो मॉलिक्यूल्स है उनका जब हम रिएक्शन देख रहे हैं तो वो एडिशन पॉलीमर कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। बाकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो H लगा के। एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल हो गया अपना विनाइल साइनाइड, ठीक है। इन दोनों के N मॉलिक्यूल ज्वाइन कर देंगे और रेडिकल मैकेनिज्म में इस डबल बॉन्ड को अंदर की तरफ शिफ्ट कर दो और ये हेड टेल फॉर्मेट में लगा देना, इनको कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से कंटिन्यू करोगे तो आप इसका स्ट्रक्चर जो है आसानी से लिख सकते हो। बेसिकली आपको मोनोमर अगर समझ में आ गए ना तो रिएक्शन लिखना बड़ा आसान है, ठीक है। चलो तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH CH2 और फिर इसको ये विनाइल साइनाइड वाला कार्बन जो इसको ज्वाइन कर देंगे। CH के आगे चेन कंटिन्यू रहेगा हमारा, साइनाइड को साइड में लगा देते इस तरीके से। तो सेम एक ही हमारा यूनिट रिपीट हो रहा है, ये पूरा यूनिट रिपीट होगा, बट दिस इज मेड अप ऑफ द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इसलिए उसको बोला गया है अपना कोपॉलीमर। तो बुना एन जो कोपॉलीमर भी है, एडिशन रिएक्शन से बना है, इसलिए वो एडिशन पॉलीमर भी। एन का मतलब नाइट्रोजन था, बुना एस देखेंगे तो उसमें एस का मतलब स्टाइरिन होता है, तो ऐसा मत समझना कि एस का मतलब सल्फर नहीं होता है, एस का मतलब स्टाइरिन है, ठीक। कहाँ पे यूज होता है, तो ये यूज होता है हमारा ऑयल पाइप्स एंड टैंक्स के अंदर यूज होता है। तो एक बार हमने इसको समझ लिया कि बुना एन बेसिकली क्या है। द नेक्स्ट वन इज द बुना एस। बुना एस हमारा बना हुआ है ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर है, तो दो अलग अलग हमारे कॉम्बिनेशन थे। एक हमारा मॉलिक्यूल ब्यूटाडाइन था 1,3 ब्यूटाडाइन और एक हमारा मॉलिक्यूल है स्टाइरिन। इसका भी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एडिशन रिएक्शन से बनने वाला है तो एडिशन पॉलीमर भी क्या रहेगा, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल से बन रहा है तो इसको हम कोपॉलीमर के बोलेंगे। दिस इज ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, CH2 डबल बॉन्ड CH और बेंजीन रिंग साइड में आप लगा दो। तो कॉन्सेप्ट एकदम आसान है, डबल बॉन्ड को अंदर की तरफ शिफ्ट कर दो और एंड को और आगे कंटिन्यू करते जाओ। रेडिकल मैकेनिज्म से बनने वाला है तो एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो देखते हैं आगे इसका स्ट्रक्चर। हम देखो एकदम आसान स्ट्रक्चर लिखना, जो CH2 और यहाँ पे आप डैश लगा दो, मतलब आगे चेन हमारा कंटिन्यू होगा। फिर CH सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कन्वर्जन हो गया CH2 और आगे हम जो मॉलिक्यूल है उसको कंटिन्यू कर देंगे इस तरीके से, और CH के ऊपर डैश लगा के एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और इन लगा देंगे। तो आपने देखा कि इजीली वी कैन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स से बना था इसलिए कोपॉलीमर भी है, और एडिशन रिएक्शन से बना था इसलिए एडिशन पॉलीमर है। कहाँ पे यूज होता है, तो ये टायर बनाने के लिए यूज होता है, रबर के शूज जो होते हैं सोल्स होते हैं वहां पे बनाने के लिए यूज होता है। तो सिंथेटिक रबर बुना एस बुना एन ये अपने हमने देख लिए और इनके नॉमेनक्लेचर को भी हमने समझ लिया है। चलो अगला पार्ट देखते हैं अपन लोग। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप, जो हमारे घर के अंदर पानी के जो पाइप्स होते हैं, वाटर पाइप जो होते हैं, वाटर कैरिंग पाइप, पीवीसी है। सेम मॉलिक्यूल रिपीट होने वाला है, होमोपॉलीमर कहलाएगा। सबसे पहले तो एडिशन रिएक्शन से बनेगा इसलिए
एडिशन पॉलीमर भी कहलाएगा। इसका स्ट्रक्चर हमने देखा अभी, ठीक है। ये थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में आएगा। इनर्ट टू केमिकल्स एंड यूज टू मेक रेनकोट्स आफ्टर प्लास्टिसाइज विथ पॉलिएस्टर, यूज टू मेक हैंड बैग्स है, शू सोल्स है, ठीक है, शावर कर्टेन्स है, इंसुलेटर। तो पीवीसी पाइप का बहुत जगह यूज होता है। पीवीसी फ्लोरिंग में होता है, विनाइल फ्लोरिंग होता है, आजकल विनाइल फ्लोरिंग आता है, आप वो देख सकते हो। तो ये हो गया अपना पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन ये अपना पॉलीमर बनता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन से। इसका भी स्ट्रक्चर हमने अभी देखा था कि टेट्राफ्लोरोइथिलीन का जो पॉलीमर है वो टेफ्लॉन है। और ये मेनली यूज होता है हमारा जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं, घर के अंदर जो फ्राई पैन होता है जो नॉन स्टिक होता है, तो वहां पे जो कोटिंग होता है वो टेफ्लॉन का होता है। इसके भी काफी सारे यूजेस है टेफ्लॉन। मोनोमर आपको बेसिकली याद रखना है, एडिशन रिएक्शन से बना था इसलिए एडिशन पॉलीमर भी कहेंगे। एडिशन पॉलीमर है, साथ साथ में एक सेम मॉलिक्यूल आपका रिपीट हो रहा था इसलिए इसको होमोपॉलीमर भी आप कह सकते हो। इसका एक स्ट्रेट चेन बनता है तो ये चेन पॉलीमर में भी आ जाएगा। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसीलिए ये कुकिंग यूटेंसिल्स के अंदर कोटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार का जो अपना स्क्रैच प्रूफ जो कोटिंग होता है वो भी अपना टेफ्लॉन से बना होता है। नॉनस्टिक कुकवेयर का जो कोटिंग है वहां पे यूज करते हैं। तो ये इनके यूजेस हो गए टेफ्लॉन के। अगला लेते हैं हम लोग पॉली एक्रोलोनाइट्राइल। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। ये बना होता है अपना विनाइल साइनाइड जो होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH साइनाइड। पॉली एक्रोलोनाइट्राइल का पॉलीमर जो है ये बनेगा, इसी को बोला गया है पैन, बोला गया है, सिंपली कॉल इट द पैन। एडिशन रिएक्शन से बनेगा इसलिए एडिशन पॉलीमर है। एक ही मॉलिक्यूल रिपीट होने वाला है इसलिए उसको होमोपॉलीमर भी हम बोलेंगे। स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, इसका स्ट्रक्चर अभी हमने लिखना सीख लिया था, तो अभी यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते आगे। इसी का दूसरा नाम क्या है देखो, ये भी सीटी के अंदर पूछा गया सवाल है। इसका दूसरा नाम होता है ऑर्लॉन भी कहते हैं या एक्रोलॉन भी कहते हैं। कहाँ पे यूज होता है, तो टू मेक क्लोथ, ब्लैंकेट, कारपेट्स, वहां पे यूज होता है। रेडिकल मैकेनिज्म एज वेल एज अनायनिक मैकेनिज्म दोनों से बनेगा, ठीक है। चलो अगला पार्ट है हमारा द नेक्स्ट पॉलीमर इज द PMMA, पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट। पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट PMMA, इसको प्लेक्सी ग्लास भी कहते हैं। तो ये ग्लास का एक तरीके से हम सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। तो अगेन डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन से बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रेडिकल मैकेनिज्म से बनेगा ये। तो एडिशन पॉलीमर है, सेम मॉलिक्यूल आपका रिपीट हो रहा है तो होमोपॉलीमर भी कहलाएगा ये। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। होमोपॉलीमर है, एडिशन रिएक्शन से बना है इसलिए ये एडिशन पॉलीमर भी है, आ जाएगा यहाँ पे। हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट है, कैन बी कलर्ड ऑल्सो, केमिकल यूज करके उसको कलर दिया जा सकता है। बेटर देन ग्लास, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्लास का एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है। कहाँ पे यूज होता है, तो लेंस बनाने के लिए, लेंस बनाने के लिए यूज करेंगे। एयरक्राफ्ट के विंडोज है, डोम्स है, वहां पे यूज होता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर होता है इनका यूज। तो स्ट्रक्चर याद कर लेना है और इसका जो मोनोमर यूनिट्स है उसको हमने देख लिया। PMMA शॉर्ट फॉर्म पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट या प्लेक्सीग्लास, इसको प्लेक्सीग्लास भी कहते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला हमारा आ जाता है, अभी थोड़ा और इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। पॉलीएस्टर्स, एसिड प्लस अल्कोहल से बना तो एस्टर बनाएगा, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे तो उनको हम बोलेंगे पॉलीएस्टर्स। इसमें एग्जांपल हमने पढ़ लिया था, टेरोलिन या डेक्रोन का एग्जांपल देखा, ये कैसे बना था, टरथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल का कॉम्बिनेशन था। इनका रिएक्शन हमने लिखना सीख लिया था। कंडेंसेशन पॉलीमर कैटेगरी में आ जाएगा। लीनियर पॉलीमर है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल से बना था तो कोपॉलीमर भी बोलेंगे इसको। एस्टर ग्रुप था, पॉलीएस्टर धागा बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब एक और कैटेगरी इसका आ जाएगा। ये फाइबर कैटेगरी में भी इसको हम गिन सकते हैं। तो फाइबर है, कोपॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, और इस तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। स्ट्रेट चेन बनने वाला इसलिए लीनियर पॉलीमर भी बोल देंगे, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं इसका। अपन लोग पॉलिएस्टर के अंदर हमने एक एग्जांपल और पढ़ा था, ग्लिप्टाल का एग्जांपल पढ़ा था।
ग्लिप्टल बनता है हमारा ऑर्थोथैलिक एसिड से बना था, ठीक है। अच्छा, इसके यूजेस क्या क्या है, तो जो हमारा डेक्रोन था उसके यूजेस होते हैं कि द फाइबर इज फ्लेक्सिबल। देखो मैं अभी आप बोल ही रहा था कि फाइबर कैटेगरी में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फाइबर इज फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, इंपॉर्टेंट यूज है। क्रीज रेजिस्टेंट, अगेन अनदर यूज। कहाँ पे यूज होता है, तो फिल्म इंडस्ट्री में यूज होता है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप बनाने के लिए होता है। पॉलीकॉट या टेरिकॉट जिसको हम कहते हैं, कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाए तो कॉटन की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा वो एनहांस कर देगा, तो टेरिकॉट, टेरोलिन प्लस कॉटन टेरिकॉट बन जाएगा। तो इसके बहुत सारे यूजेस है। टायर के कॉर्ड बनाने के लिए यूज होता है। सीट बेल्ट जो होता है हमारे गाड़ी के, व्हीकल के, उसके अंदर ये यूज होता है अपना। तो इससे उसके बहुत सारे अलग अलग यूजेस है। चलो अगला पार्ट देखते हैं अपन लोग। द नेक्स्ट वन इज द ग्लिप्टाल। तो हमने देखा था ग्लिप्टाल कहाँ पे यूज होता है, तो पेंट से, लैक्वेयर से इनमें यूज होता है। ग्लिप्टाल किससे बना हुआ है, ग्लिप्टाल बना हुआ है अपना थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में दो सीओच होंगे बाजू बाजू में बेंजीन रिंग के ऊपर, प्लस ग्लाइकोल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना था, इसलिए इसको कोपॉलीमर भी कहेंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन से बना था, इसलिए इसको कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहेंगे। साथ में ये अपना कोपॉलीमर भी हो जाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर हो जाएगा। 3D स्ट्रक्चर बनेगा तो क्रॉस लिंक पॉलीमर भी आ जाएगा ये। इस तरीके से हमने इसके क्लासिफिकेशन कर दिए। थर्मोसेटिंग पॉलीमर कैटेगरी में भी आता है ये, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग बन रहा है। क्रॉस लिंक बनने वाले जैसे बेकेलेट के जैसे हो गया अपना, तो ये थर्मोसेटिंग भी है, क्रॉस लिंक है, कोपॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, और आर्टिफिशियल बना रहे तो सिंथेटिक पॉलीमर। तो पॉलीमर के 5 क्लासिफिकेशन याद रखने। जब भी कोई पॉलीमर पढ़े तो सोचना है किस तरीके से बना है, यहाँ पे क्या एक ही मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल से बना हुआ है, क्या ये एडिशन से बना हुआ है, कंडेंसेशन से बना हुआ है, क्या ये फाइबर है, इलास्टोमर है। जैसे रबर तो इलास्टोमर कैटेगरी में आ जाएगा अपना। फाइबर पॉलीएमाइड पॉलिएस्टर है तो फाइबर काउंट कर सकते। थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग से उनको हम देख सकते। तो ऐसा क्लासिफिकेशन आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो 5 कैटेगरी में पॉलीमर्स को हमने बेसिकली क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हमने लिखना सीख लिया था, लिप्टाल का भी। पॉलीमर की बात करते हैं, नायलॉन 66 हमने देखा था कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमर था। एडिपिक एसिड हेक्सामेथिलीन डायमंड से बना था। धागा बनाने के लिए यूज करेंगे तो नायलॉन 66 जो है वो बेसिकली अपना फाइबर कैटेगरी में आ जाएगा। रोप बनाने के लिए यूज करते, फाइबर कैटेगरी में। कोपॉलीमर है, कोपॉलीमर के साथ साथ ये अपना कंडेंसेशन पॉलीमर भी हो जाएगा इस तरीके से। और सिंथेटिक है कंप्लीटली, ठीक है। तो लीनियर पॉलीमर है, इंपॉर्टेंट है, ये ब्रांच नहीं है, ये लीनियर, तो अपन धागा तो ऐसे लीनियर ही होता है। चेन ग्रोथ पॉलीमर, हाँ सही है, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर का दूसरा नाम था अपना ग्रोथ पॉलीमर था, ठीक है। फाइबर कैटेगरी में आ जाएगा। रोप्स, फैब्रिक्स, टूथब्रश, ब्रिसल्स बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा नायलॉन 6 के बारे में पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं। पॉलीअमाइड्स के अंदर रहता है नायलॉन 6। नायलॉन 6 जो है वो पॉलीअमाइड तो है, बट यहाँ पे देखिए तो ये जो अपना पॉलीमर है ये बेसिकली बन रहा है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से। आपको सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से मोनोमर बनेगा और उस मोनोमर का पॉलीमर्जन होके ये फॉर्म होता है। तो नायलॉन 6 उसका एग्जांपल है। कैप्रोलैक्टम, ये जो कंपाउंड होता है अपना इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ऐसा 6 अमीनो हेक्सानिक एसिड मिलेगा। 6 अमीनो हेक्सानिक एसिड का जब फर्दर रिएक्शन होगा तो उससे अपना नायलॉन 6 बनता है। तो नायलॉन 6 जो है इसके अंदर आप देखोगे तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर से बना हुआ है, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। कैसे, तो इसका हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे NH2 ग्रुप दिखा देता हूँ। लेट्स से NH2 का H जाएगा CH2, इसके 5 यूनिट, और COOH। जब ये अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो COOH से OH जाएगा, अगले मॉलिक्यूल का NH2 का N जाएगा, ठीक है। यहां से भी NH2 का H जाएगा तो अगले मॉलिक्यूल का COH से OH लेगा। इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर सकते हो। नायलॉन 6 सिर्फ 6 कार्बन थे,
इसलिए नायलॉन 6 बोला। नायलॉन 6 में 2 कॉम्बिनेशन थे, तो वो कोपॉलीमर था। एक ही मॉलिक्यूल है अपना, रिपीट होने वाला है, तो होमोपॉलीमर आप इसको कह सकते हैं। अमाइड ग्रुप बनने वाला है तो पॉलीअमाइड कह सकते हैं आप, तो CH2 5, और N के ऊपर हम डैश लगा देंगे NH, और यहाँ से आगे ब्रैकेट लगा देंगे CO, और ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे, मतलब CONH2 ग्रुप को रिपीट होने वाला है, ठीक, अमाइड बनेगा। तो ये पॉलीअमाइड बन गया अपना। कंडेंसेशन पॉलीमर था, कंडेंसेशन रिएक्शन या इसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर ही बोल सकते हैं। और होमोपॉलीमर सबसे इंपॉर्टेंट है, होमोपॉलीमर रोप बनाने के लिए यूज करते हैं, तो फाइबर कैटेगरी में आ जाएगा। सिंथेटिक है तो सिंथेटिक वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमने पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन है इस तरीके से 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। आजकल हम देखते हैं कि पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक्स। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मतलब ऐसे पॉलीमर जो नेचुरली डिग्रेड हो जाएंगे, या जो सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको डिग्रेड कर देंगे। तो उस कैटेगरी में हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट। ये बेसिकली बीटा हो जाएगा यहाँ पे, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट 2 अलग अलग मॉलिक्यूल से बना हुआ है। एक ब्यूटारिक एसिड का डेरिवेटिव है और एक अपना वैलेरिक एसिड है। तो वैलेरिक एसिड मतलब 5 कार्बन है, ब्यूटारिक एसिड अपना 4 कार्बन का एसिड है। तो बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। तो 2 मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल का एसिड ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके वो एस्टर बनाने वाला है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनने वाला है। तो PHBB उसका शॉर्ट फॉर्म है, नाम याद रखना है। एग्जाम में पूछेंगे इसके मोनोमर क्या है, तो मोनोमर इसके बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट। एक मॉलिक्यूल जो अपना वो COH ग्रुप देगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो है COH का OH देगा, सॉरी, दूसरा मॉलिक्यूल का अल्कोहल जो है वहां से H आएगा, और ये H2 यहाँ से निकल जाएगा। H2 जब रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे अपना एस्टर बन जाएगा। तो ये पॉली एस्टर कैटेगरी में आएगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला पार्ट जो वो एस्टर ग्रुप बन रहा है, ठीक है। और रिएक्शन में आप देखो तो वापिस हमने क्या किया है, तो जिस मॉलिक्यूल का COH का OH गया है उसका जो दूसरा एंड होगा वहां से अल्कोहल का H जाएगा। मतलब यहाँ से जो पहला मॉलिक्यूल था हमारा, ये ब्यूटारिक एसिड था, 4 कार्बन थे, देखो 1 2 3 और 4। फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन को अल्फा बोलते हैं, अल्फा के नेक्स्ट कार्बन को बीटा बोलते हैं। तो बीटा पोजीशन पे OH था, बीटा पोजीशन पे OH था, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। दूसरे मॉलिक्यूल में अगर देखते हैं तो 5 कार्बन है, 1 2 3, और यहाँ पे 4 और 5, ऐसे 2 कार्बन आ जाएंगे। तो वापिस से देखते हैं, 2 नंबर वाला कार्बन अल्फा है, 3 नंबर वाला कार्बन बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। तो ब्यूटारिक एसिड का अगर COOH का OH लिया है तो जो वैलेरिक एसिड होगा उसका हमें अल्कोहल का H लेना पड़ेगा। फिर आगे जब हम रिएक्शन देखेंगे, जब चेन दोनों तरफ कंटिन्यू होगा, तो जो 5 कार्बन वाला एसिड था वैलेरिक एसिड, वो COH आगे कंटिन्यू होगा और उसका OH जाएगा। ब्यूटारिक एसिड का COH हमने ऑलरेडी यूज कर लिया था, तो उसका अल्कोहल का H जाएगा, तो वहां पे हमने डैश लगा दिया, इधर CO के ऊपर डैश लगा दिया। और एस्टर बना है इसलिए पॉलीएस्टर है। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल से बना था तो कोपॉलीमर है। कंडेंसेशन रिएक्शन से बना था इसलिए कंडेंसेशन पॉलीमर है। यूजेस कहाँ पे है? दिस इज यूज्ड टू मेक कैप्सूल्स इन द मेडिसिन। हमें पता है कि जब मेडिसिन खाते हैं तो कैप्सूल का ऊपर का जो अपना कोटिंग होता है वो बॉडी के अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसको किल कर देंगे, वो डिजोल्व कर देंगे, और जो मेन मेडिसिन है, जो की कंटेंट है, वो बॉडी के अंदर जाके अपना काम करेगा और हम अच्छे हो जाएंगे। अगर हमें कोई बीमारी है तो इस तरीके से वो ठीक हो जाता है। तो कैप्सूल के अंदर हम PHBB को यूज करते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अगला हमारा कैटेगरी है बायोडिग्रेडेबल का, वो है नायलॉन टू नायलॉन 6। तो नायलॉन टू नायलॉन 6 का मतलब है 2 कार्बन और 6 कार्बन कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हम लोग अमीनो एसिड ग्लाइसिन लेते हैं और साथ में इसका रिएक्शन कर देते हैं अपन लोग 6 अमीनो कैप्रोइक एसिड के साथ। जब इनका रिएक्शन करेंगे तो वापस से देखो, आप अमीनो एसिड से COH ग्रुप ने OH दिया, तो अमाइन ग्रुप ने H दिया, तो यहाँ पे अमाइड बना है।
बेसिकली यहाँ पे CONH ये अमाइड ग्रुप बना है, तो इसलिए हम अपन लोग इसको पॉली अमाइड भी कहेंगे, पॉली अमाइड कहेंगे। देखो रिएक्शन कैसे करना था, तो 6 अमीनो हेक्सानिक एसिड का अमीनो ग्रुप अगर रिएक्शन कर रहा है तो उसका COH का अगला पार्ट जो OH जाएगा वहां से हम उसको डैश लगा देंगे। NH2 का जो अपना ग्लाइसिन था उसका COH हमने यूज कर लिया है, तो NH2 का H जो है वो वहां से निकल के इधर आके अमाइड बॉन्ड बनेगा। तो जहां पे वो कट हो रहा है ना बस वहां पे ब्रैकेट लगा दो और N लगा दो, तो अमाइड बना है। तो पॉलीअमाइड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है, नायलॉन टू नायलॉन 6 के मोनोमर यूनिट्स क्या होते हैं, तो याद रखना है ये अपना ग्लाइसिन है और दूसरा अपना 6 अमीनो हेक्सानिक एसिड या इसको कैप्रोइक एसिड भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आ जाएगा। पॉलीअमाइड है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल से बना था इसलिए इसको कोपॉलीमर भी कह सकते हैं अपन लोग, तो ये क्लासिफिकेशन याद रखना है। ऐसा कोपॉलीमर है, पॉलीअमाइड कैटेगरी में आ रहा है। कंडेंसेशन रिएक्शन से बना है इसलिए कंडेंसेशन पॉलीमर भी कह सकते हैं। तो हमें इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर के जितने भी हमने पॉलीमर्स पढ़े उन पॉलीमर्स को एक छोटे से टेबल के अंदर कैटेगराइज कर दिया है कि मोनोमर यूनिट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और उसका यूजेस क्या है। तो बुना एन हो गया, अपना एक्रेलिक ग्लास का हमने एग्जांपल देखा था अभी, तो ये सारे ही हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिए। पीवीसी का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसका यूजेस कहाँ पे है, पॉली एक्रिलोअमाइड जो होता है वो कैसे बनेगा, वापस से डबल बॉन्ड नहीं, देखिए जिनके पास डबल बॉन्ड सी ना वो बेसिकली एडिशन कैटेगरी में आ जाएंगे, जिनके पास एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है वो कंडेंसेशन पॉलीमर कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो पूरे जो पॉलीमर्स थे अलग अलग इनको भी हमने कैटेगराइज कर दिया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मुझे दिख रहा है वो है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड, जैसे हम लोगों ने फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड देखा था कि बैकेलाइट बनता है, वैसे यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड का भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा दिया है, इंपॉर्टेंट है कहाँ पे यूज होता है, तो अनब्रेकेबल डिनर सेट पर्टिकुलरली जहाँ पे ये यूज करते हैं, या लैमिनेट्स होते हैं डेकोरेटिव वहाँ पे यूज किया जाता है। ग्लिप्टर हमने पढ़ा, ग्लिप्टर का यूज होता है हमारा पेंट्स एंड लैक्वेयर्स में होता है। दो मॉलिक्यूल था हमारा इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। पॉलिएस्टर था, कोपॉलीमर कैटेगरी में था। वैसे हमारा पॉलीकार्बोनेट है, देखो ये पॉलीकार्बोनेट ये भी पूछ सकते हैं भैया एग्जाम्पल में, किसके मोनोमर क्या है, तो ये बिस्फिनॉल एंड पॉजिन। पॉजिन मतलब COCl2, COCl2 स्ट्रक्चर याद कर लेना है कैसे बनेगा ये, ठीक है। और ये आप देखें तो ये जहाँ पे वो COCl का Cl जाएगा ना तो वहां पे वो डैश लगा दिया, फिनॉल का OH का H निकाल दिया। इस तरीके से वो हमने रिएक्शन करके रखा हुआ है। तो पॉलीकार्बोनेट कहाँ पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर में यूज करते हैं। फूड ग्रेन के जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। थर्मोकॉल जो कॉमन यूज होता है, अभी तो उसके ऊपर बैन है। स्टाइरिन से बना हुआ है, पॉलीस्टाइरिन, बेसिकली थर्मोकॉल इज नथिंग बट द पॉलीस्टाइरिन। एडिशन रिएक्शन से बनेगा, एक ही मॉलिक्यूल रिपीट होने वाला है, तो ये अपना होमोपॉलीमर कैटेगरी में भी आ जाएगा, एडिशन पॉलीमर भी कह सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी, ये डिग्रेड नहीं होता है इसलिए इसको अभी बैन कर दिया है। ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉलीमर चैप्टर का जो पूरा थियरी पार्ट था वो हमने देख लिया। 5 क्लासिफिकेशन देखे और सबके अलग अलग एग्जाम्पल देखे। नेचुरल रबर सीस होता है, याद रखना है अपना, उसका यूनिट क्या होता है, आइसोप्रीन था। सिंथेटिक रबर जो था अपना वो क्लोरोप्रीन था, उसका स्ट्रक्चर याद करना है, 2-chloro-1,3-butadiene था, जबकि आइसोप्रीन में 2-methyl-1,3-butadiene था। तो रिएक्शन कैसा होता है, एडिशन है, कंडेंसेशन है, सिंगल मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल से बना हुआ है, चेन है, ब्रांच है, क्रॉस लिंक है, नेचुरली ऑकरिंग है, सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कैसे है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, थर्मोसिटिंग है, उससे थोड़ा वीक जो है वो फाइबर है, फाइबर थोड़ा वीक जो थर्मोप्लास्टिक से, सबसे वीक जो है वो अपना इलास्टोमर से। इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था, रिएक्शन कैसे लिखने हैं, उनके प्रोडक्ट कैसे लिखने हैं, ये हमने समझ लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको जरूर आप शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके PYQ जो इस चैप्टर के हम अगले सेशन में लेने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली उस सेशन को अटेंड करिए।
और उसके वीडियोस को भी देखिए, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इस पूरे क्रैश कोर्स सीरीज के अंदर हम लोग ऐसे ही पूरा डिटेल थियरी प्लस एमसीक्यूज के जो चैप्टर्स है वो सब हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ तक ये पूरा पार्ट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद द एमसीक्यूज। थैंक यू।